बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। तो जैसा कि आप लोगों के बीच बीए पार्ट 2 का जो सिलेबस है वो शेयर किया गया है, तो आज हम पेपर 1 के स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मुद्रा व बैंकिंग, अर्थात नेशनल इनकम एनालिसिस, मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें जो सबसे पहली आपकी यूनिट है वो जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वह राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम की जो अवधारणा है तो इसका एक अपना इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक पहलू को देखना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडम स्मिथ ने जब अपनी किताब लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन राष्ट्रीय आय के संदर्भ में उन्होंने कोई ठोस परिभाषा या अवधारणा प्रस्तुत नहीं की। तो जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो व्यवस्थित ढंग से परिभाषित की गई दी गई, उसकी शुरुआत 20वीं सदी में होती है। तो हम अगर संक्षेप में जानना चाहें कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय होता है। इसमें 2-3 शब्दावलियां हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, जैसे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं और इसका मौद्रिक मूल्य। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, तो हम उसमें इन सब शब्दावलियों को और विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी हम राष्ट्रीय आय को जो परिभाषित करने का जो ऐतिहासिक एक क्रम रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं हैं उसको हम सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जो उसमें पहला भाग है जो ऐसे अर्थशास्त्री जिनको हम नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थात न्यू क्लासिकल्स इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं, जिसमें कि प्रोफेसर मार्शल, पिगू और फिशर आते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी और इसके अलावा कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत हम प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, सैमुएल्सन, बाउले, रॉबर्टसन एवं पाल स्टूडेंट्स को रखते हैं। तो हम जो पहला हमारा जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, अर्थात उन परिभाषाओं की बात करेंगे जो कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स द्वारा दी गई थी। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्शल की परिभाषा का। तो मार्शल साहब ये कहते हैं, किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक वस्तुओं व सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगम अथवा राष्ट्रीय लाभांश है। तो अगर हम गौर से मार्शल साहब की परिभाषा को देखें तो हम पाते हैं कि ये अपनी परिभाषा में कुछ राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं बताते हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है साधारणतः वह वार्षिक आधार पर की जाती है। दूसरा, इसमें उत्पादन में जो मशीनों की टूट फूट एवं जो घिसावट होती है उसको घटाया जाता है। जब बाद में हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो हम एक शब्द वहाँ पर डिप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंतर्गत हम आपको इस टर्म की डेफिनेशन बताएंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी इस अवधारणा में आती है कि इसमें जो विदेशी विनियोगों से प्राप्त विशुद्ध आय है वो जोड़ी जाती है। एक दूसरी परिभाषा पीगू साहब ने दी, और ऐसी पीगू साहब कहते हैं कि किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, जिसको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। अब इनकी परिभाषा की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो विशेषता यह थी कि वो राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते थे जिनको हम मौद्रिक रूप में माप सकते हैं, जिनको मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। अर्थात उनके इस परिभाषा में जो मुद्रा का मापदंड है उसको प्रमुखता दी गई है। और इसके अलावा वह जो विदेशी विनियोग होता है, जो विदेशों में जो होने वाला निवेश है उससे प्राप्त होने वाली आय को भी शामिल करने की वो बात कहते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो पीगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम बराबर मौद्रिक आय
प्लस विदेशों में विनियोगों से प्राप्त आय। तीसरी जो परिभाषा है वो फिशर साहब की परिभाषा है, और फिशर साहब की जो परिभाषा है वो मार्शल और पीगू की परिभाषा से थोड़ी हटकर है, थोड़े से अलग है। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं के बीच अंतर की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे थे कि चाहे मार्शल जी हों चाहे एसी पीगू हों, ये दोनों लोग राष्ट्रीय आय को उत्पादन के आधार पर परिभाषित कर रहे थे। लेकिन जब फिशर साहब ने अपनी परिभाषा दी तो अपनी परिभाषा में उन्होंने उत्पादन को तवज्जो न देते हुए उपभोग को तवज्जो दी, और उन्होंने परिभाषित इस तरीके से किया कि राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल वे ही वस्तु एवं सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं। तो जो इनकी अवधारणा थी वह एक उपभोग आधारित अवधारणा थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोग आधारित अवधारणा का अर्थ यह हुआ कि यह जो परिभाषा है फिशर की वह आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग और कल्याण में एक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि मात्र उत्पादन से कल्याण में वृद्धि नहीं होती। जैसा कि हम पिछली परिभाषाओं में बात कर रहे थे कि वे उत्पादन की, वो जो दोनों इकोनॉमिस्ट थे वो उत्पादन की बात कर रहे थे, तो उत्पादन में वृद्धि होना इस बात का सूचक नहीं है कि आर्थिक कल्याण हो रहा हो। लेकिन अगर जो उपभोग के आधार पर हम राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं तो हम वास्तव में आर्थिक कल्याण के पहलू से राष्ट्रीय आय को हम देख सकते हैं। तो अब यह तो हो गई बात न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की। अब कुछ परिभाषाओं की हम बात करते हैं जो आधुनिक परिभाषाएं दी गई हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति थी, नेशनल इनकम कमेटी, जिसे कि 1949 में फॉर्म किया गया था, तो उसने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गिनती की एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की माप की जा सकती है। वहीं सैमुअल्सन महोदय राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय आय एक नाम है जो कि हम अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक गति के मौद्रिक माप के लिए देते हैं। अब इन सभी परिभाषाओं को अगर पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर हम एक कोई निष्कर्ष निकालना चाहें कि हम सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय को कैसे समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें से उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों व पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक इसका जो इतिहास रहा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने का, वो इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से जो परिभाषाएं हैं वो समय के बीतने के साथ बदलती गई। तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय को सामान्यतः किसी एक वर्ष में उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, उस मौद्रिक मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अब बात यहाँ पर उठती है कि फिर हम राष्ट्रीय आय के महत्व की बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय जो होती है उसके माध्यम से, उसके आकलन से जो लोगों का जीवन स्तर है, जो उस देश में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि होती है वह यह प्रदर्शित कर रही है कि जो औसत प्रति व्यक्ति आय है नागरिकों की, उसमें भी वृद्धि हो रही होगी, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा होगा। तो किसी भी देश के जीवन स्तर को समझने के लिए जो वहाँ की एजेंसीज होती हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय आय का आकलन करती हैं। दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व है वह कि राष्ट्रीय आय का आकलन आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक होता है। अर्थात एक बार यदि आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो इससे जो अर्थव्यवस्था होती है उसका एक रोड में एक अच्छा खासा मैप आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, और उस मैप के माध्यम से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति नियंता हैं, वह आवश्यकता के अनुसार शाख हुआ, मुद्रा हुआ, निवेश हुआ, रोजगार इत्यादि संबंधित जो नीतियां हैं उन नीतियों में परिवर्तन या उन नीतियों का जो है निर्माण करते हैं। तीसरी जो सबसे इसका महत्व है वह है आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात राष्ट्रीय आय के ज्ञान के माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश या दूसरे राष्ट्र की तुलना में
कितना विकसित है या कितना पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना विकसित देशों से करें तो हम यह पाते हैं कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है और इसीलिए इस देश को विकासशील देश कहा जाता है। तो इसके माध्यम से हमें एक तुलनात्मक विवरण प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो इसकी प्रमुख विशेषता होती है वह यह होती है कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वह आर्थिक नियोजन में महत्व इसका बहुत अधिक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी अर्थव्यवस्था के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में हमारी राष्ट्रीय आय वर्तमान में कितनी है और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई चुनौतियां जो भी हैं या जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के हिसाब से राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, साधनों को किस प्रकार से मोबिलाइज करना चाहिए, साधनों का सकुशल आवंटन किस प्रकार से होना चाहिए कि देश जो है उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का आकलन देश के आर्थिक कल्याण का सूचक भी है। जैसा कि मार्शल महोदय यह मानते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उस देश का कल्याण भी उतना अधिक माना जाता है। तो यह एक आर्थिक कल्याण का सूचक भी होता है। इसके अलावा जो इसका सबसे प्रमुख महत्व है वह आय के वितरण का अनुमान, अर्थात राष्ट्रीय आय के आकलन के माध्यम से हम जो अर्थव्यवस्था में या देश में जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, अर्थात राष्ट्रीय आय का विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में वितरण किस प्रकार से हो रहा है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम इस बारे में जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो यदि हमको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि किसी देश में या किसी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण समुचित नहीं है, सही नहीं है, इसका मतलब उस देश में आर्थिक असमानता विद्यमान है। तो यहाँ पर एक पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात आती है कि यदि राष्ट्रीय असमानता विद्यमान है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति नियंता हैं, उस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए नीतिगत कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय के आकलन से हमको आय, व्यय और बचत का अनुमान भी अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। और अंत में सबसे जो इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो भी दोष हैं, जिन भी दोषों की पहचान होती है उसको दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने केवल राष्ट्रीय आय का जो संक्षेप में उसकी जो अवधारणा है और उसके इतिहास में जा कर के हमने विभिन्न जो परिभाषाएं दी गई विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा उनको दो स्कूल्स में विभाजित करके हमने उसका विश्लेषण किया और हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे जिसमें हमने राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास किया। अब जो राष्ट्रीय आय की जो प्रमुख धारणाएं हैं उसके बारे में हम बहुत जल्द ही एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।